हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता एक्सप्रेस। तो चलिए आज स्टार्ट करता हूँ सुपर टेट 2020 स्पेशल में हिंदी की क्लास। और हिंदी से आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आया हूँ आज, जो कि आने वाले सुपर टेट 2020 में बिल्कुल आएंगे। और हिंदी भाषा एवं वर्णमाला से संबंधित बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूँ। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें। दिस इज अनादि मिश्रा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। स्क्रीन पर देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की कितनी संख्या होती है? तो देखते हैं ऑप्शन, 51, 52, 53, 54। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, हिंदी वर्णमाला में जो आपके वर्णों की संख्या होती है वह होती है 52। कितनी होती है? 52। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपके जो वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वो होती है आपकी 52। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर देखते हैं, अल्प प्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? देखिए, जो अल्प प्राण व्यंजन ध्वनियां होती हैं वो आपको बताना कि उनका क्रम क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, दूसरा चौथा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला चौथा। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, पहली बात तो हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि अल्प प्राण व्यंजन होते क्या है, ठीक है, क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है कि अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं। देखिए, व्यंजनों के जो उच्चारण में वायु कम निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और ये लगभग लगभग आपके 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो देखते हैं इसमें जो आपका अल्प प्राण जो ध्वनिया व्यंजन होता है इसका जो क्रम होता है वह आपका होता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पहला और तीसरा। क्या होता है? पहला और तीसरा। तो कैसे होता है पहला तीसरा? देखिए, अल्प प्राण व्यंजन जो होते हैं ये आपका पहला हो गया का, ठीक है, और दूसरा छोड़ देंगे तो ये तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गा। तो यही आपका सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर देखते हैं, इनमें से विसर्ग है, ऑप्शन देख लीजिए, छोटा आ, बड़ा आ, आहा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, सबसे पहले विसर्ग, विसर्ग का जो सिंबल होता है, विसर्ग का जो निशान होता है वो कैसे बनता है? कहीं पर भी आप इस तरह से 2 पॉइंट लगा देंगे तो ये विसर्ग हो जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि विसर्ग जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, हंगा, ठीक है, आहा। तो देखिए, जो विसर्ग होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये जो विसर्ग है और अनुस्वार ये दोनों आपके आते हैं अयोग व वर्ण के अंतर्गत, ठीक है। अयोग व जो वर्ण होता है उसके अंतर्गत आपके आते हैं अनुस्वार और विसर्ग। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर देखते हैं, यारा लावा है। देखिए, ऐसे प्रश्न आपके बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको कुछ वर्ण दे देंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि यारा अलावा ये किस प्रकार के वर्ण, किस प्रकार के व्यंजन हो सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो आपका यारा लावा है वो कौन सा व्यंजन है, तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं, थोड़ा सा हम समझ भी लेते हैं कि जो आपके ये जो और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं और भी ऑप्शंस दिए हैं इनके उत्तर क्या हो सकते हैं। देखिए, पहले तो ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा ये जान लेते हैं। देखिए, ये एक हो गया सा, ठीक, इज इट क्लियर। फिर आपका हो जाएगा ये सा, ठीक, फिर हो जाएगा ये सा, और फिर आपका हो जाएगा हा। तो ये क्या हो जाएंगे? ये आपके हो गए ऊष्म व्यंजन। क्या हो गए? आपके हो गए ऊष्म व्यंजन। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर आपसे कह दे कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो देखिए, संयुक्त व्यंजन आपका होता है छ, ठीक है, त्र, ठीक है, और ज्ञा। इज इट क्लियर? ये आपके हो गए संयुक्त व्यंजन। अब आगे देखते हैं अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। देखिए, जो आपके अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं वही होते हैं आपके यारा लावा।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अंत्यस्थ व्यंजन ही होते हैं हमारे यारा लावा। तो देखिए, जो व्यंजन और स्वर के ठीक मध्य स्थित होने के कारण इनका नाम अंत्यस्थ रखा गया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनके उच्चारण में वायु का अवरोध कम होता है। तो अंत्यस्थ व्यंजन की मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी है, और ये भी बता दिया है कि कौन कौन से आपके जो है अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर देखते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ऊष्म व्यंजन के उदाहरण हैं। तो देखिए, ऊष्म व्यंजन के उदाहरण कौन से हैं? ऑप्शन देख लीजिए। श, श, ह, उपरोक्त सभी। तो देखिए, आपका जो ऊष्म व्यंजन होता है वह आपके होते हैं स, ठीक, फिर होगा सा, फिर श, और ये आपका हो गया हा। तो ये जो चार हैं ये आपके हैं ऊष्म व्यंजन। तो आपको अब पता चल गया होगा कि इसका उत्तर सही क्या होगा। तो देखिए, उसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका उपरोक्त सभी। क्या हो गया? आपका उपरोक्त सभी। ये सभी जो है आपके दिए हुए हैं, क्या दिए हैं? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, श, श, ह, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर देखते हैं। ना का उच्चारण स्थान है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि इस प्रकार के प्रश्न यूपी टेट, सुपर टेट, जूनियर टेट, इन सभी प्रकार के टेट्स में पूछे जाते हैं। ये अति आवश्यक प्रश्न है। हिंदी भाषा एवं वर्णमाला से संबंधित ऐसे प्रश्न आपके बहुत एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको ये सभी अच्छे से बहुत पढ़ना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो देखिए, ना का जो उच्चारण स्थान है, ऑप्शन देख लीजिए। तालव्य, मूर्धन्य, दंत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपको ये बताना है कि ना का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो देखिए, पहले तालव्य। तालव्य मतलब तालु से, ठीक। तो जो तालु से जो कुछ ध्वनियां निकलती हैं तो वो क्या होंगी? च, छ, ज, झ, या, ठीक, श। और मूर्धन्य से क्या होंगी? मूर्धन्य मतलब मूर्धा भाग से, टाठा, डा, डा, ठीक, इस तरह से। और दंत से, देखिए जो आपका ना है यही है आपका दंत। ठीक है, उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। जो दंत से जो ध्वनियां निकलती हैं वह आपकी हैं सा, ठीक, त, थ, और द, ध, ना भी। ठीक है, तो आपका ना का जो उच्चारण स्थान है वह उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर देखते हैं। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। आपको बताना है कि संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन सा है। छ, त, र, इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं जो संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त का आपको मीनिंग पता है कि जो दो वर्णों से मिलकर बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, देखिए आपके दिए है छाता रा, ठीक। तो देखिए, जो संयुक्त व्यंजन आपके होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके छ, ठीक, त्रा, इज इट क्लियर, ज्ञा, और री भी होती है। ठीक है, ये आपकी री भी होगी। ठीक, तो देखते हैं जो छ आपको ऑप्शन दिया हुआ है इसको हम कैसे सही करेंगे। तो देखिए, संयुक्त व्यंजन का जो उदाहरण है, का हलंत लगेगा, धन सा, ठीक, इज इक्वल टू क्या होगा आपका? ये हो जाएगा छा। क्या हो जाएगा? यही आपका हो जाएगा छा। तो संयुक्त व्यंजन का जो उदाहरण दिया है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर देखते हैं। अयोग व वर्ण है। देखिए, अयोग व वर्ण कौन से होते हैं? अंग, आहा, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं अयोग व वर्ण पहले होते कितने हैं। अयोग व वर्ण जो होते हैं वो आपके होते हैं दो। कितने होते हैं? दो। पहला अनुस्वार
और दूसरा विसर्ग। तो देखते हैं अंग और आह दोनों ही आपके जो हैं, ये दोनों ही आपके हैं अयोगवा वर्ण। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अयोगवा वर्ण दोनों ही होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर देखते हैं। किस भाषा की देवनागरी लिपि है? अब आपको बताना है कि देवनागरी लिपि किसकी है। ऑप्शन देख लेते हैं। हिंदी, उर्दू, फारसी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो मूल हिंदी के बारे में पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हिंदी जो है आपकी मूलतः आर्य परिवार की भाषा है। ठीक, इसकी लिपि जो है देवनागरी है, जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है और इसी लिपि में वैदिक साहित्य रचित हुआ है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आपका क्या इसका सही उत्तर होगा? जो देवनागरी लिपि है वह है आपकी ऑप्शन नंबर ए, हिंदी की है। ठीक है, इज इट क्लियर? और हिंदी के विकास में जो वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश एवं विदेशी भाषाओं अरबी, फारसी आदि का भी योगदान है। हम सभी देखते हैं कि आजकल जो है हिंदी में कई फारसी और अरबी भाषाएं भी जुड़ी हैं, जैसे वकालत, है ना। इस तरह से जब हम कोई वर्ड बोलते हैं, दाखिल खारिज, इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं, ये करीब करीब इस तरह के वर्ड जो हैं हिंदी में मिक्सअप हो गए हैं और ये अन्य भाषाओं से संबंधित हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर देखते हैं। अयोग व वर्ण की कितनी संख्या होती है? तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4। तो देखिए आपके जो अयोग व वर्ण होते हैं वह आपके कौन कौन से होते हैं? एक आपका अयोग व वर्ण ये है अंग, और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका हाँ ठीक है, ये विसर्ग लग जाता है ये इस तरह से। तो ये आपके अयोग व वर्ण दो होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला अनुस्वार होता है, ये पहला अनुस्वार है, और दूसरा ये क्या है? विसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। दो होते हैं आपके अयोग व वर्ण। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जिन्होंने पहली बार चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक भी करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को कहते हैं, तो क्या कहते हैं ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन, स्वर, व्यंजन, भाषा, वर्ण। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या है, भाषा क्या है और वर्ण क्या है। तो देखते हैं थोड़ा सा। पहले तो स्वर हम जान लेते हैं क्या है। देखिए जो स्वर है आपके, वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम कहते हैं स्वर। इज इट क्लियर? और इनकी जो संख्या होती है, स्वरों की जो संख्या मानी गई है वह मानी गई है उच्चारण दृष्टि से 11। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं व्यंजन के बारे में। देखिए व्यंजन जो होता है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन। स्वर में क्या होता है कि सहायता किसी से नहीं ली जाती है, और व्यंजन में क्या होता है? स्वरों की सहायता से जो बोले जाने वाले वर्ण होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब आते हैं भाषा क्या है। देखिए जो भाषा है वह है आपकी भावों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा क्या है? जब हमारे जो भाव होते हैं अंदर के, वो जब हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं किसी दूसरे से, तो इन भावों को ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब आता है लास्ट में जो है वर्ण। देखिए वर्ण क्या होती है? वर्ण जो होता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। तो जो सबसे छोटी मौखिक ध्वनि है, इसके लिखित रूप को ही हम वर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। समझ में आया आपको? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर देखते हैं। छोटी ई आपका दिया है, ई उदाहरण है। आपको ये बताना है कि जो छोटी ई है यह किसका उदाहरण है। तो देख लिया, ऑप्शन देख लेते हैं। पश्च स्वर, अग्रस्वर, ए एवं बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है इसका सही उत्तर।
देखिए जो छोटा ई आपका दिया है वो आपका किसका उदाहरण है? पश्च स्वर, अग्र स्वर। अब देखिए पहली बात तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि पश्च स्वर है क्या और अग्र स्वर क्या होते हैं, इन दोनों को ही हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जो अग्र स्वर होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग सक्रिय होता है, उन्हें हम अग्र स्वर या आगे के स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, ए और छोटी ई, बड़ी ई। इज इट क्लियर? अब देखते हैं पश्च स्वर क्या होते हैं। ठीक, देखिए जो पश्च स्वर है आपके, उसमें क्या होता है, जीभ के पीछे का भाग सक्रिय होता है। ठीक है, जीभ का जो पीछे का भाग होता है, पिछला भाग होता है, वह आपका सक्रिय रहता है। तो इसके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इस तरह से आपके ये हो जाएंगे पश्च स्वर। तो जो आपका प्रश्न पूछ रहा है ई उदाहरण है, ये जो आपका ई उदाहरण है, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अग्र स्वर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर देखते हैं। इनमें से अनुस्वार है। तो देखिए मैंने आपको बताया था अयोगवा वर्ण कितने होते हैं। अयोगवा वर्ण होते हैं आपके दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंग और आहा। ठीक है, इस तरह से आपके दो हो जाएंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि अनुस्वार है। अयोगवा वर्ण दो होते हैं, अनुस्वार होता है पहला और दूसरा होता है विसर्ग। तो देखिए विसर्ग का जो सिंबल मैंने ये भी बताया था आपको, ये विसर्ग का सिंबल है, किसी भी इसमें लगा दिया, ये आपका विसर्ग बन गया। तो देखिए जो अनुस्वार है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अंग। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उन्हें क्या कहा जाता है? विव्रत स्वर, संवृत स्वर, ए एवं बी दोनों, उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले तो हम ये डेफिनेशन जान लेते हैं कि विव्रत स्वर क्या होते हैं और आपके संवृत स्वर क्या होते हैं। तो थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए जो आपका संवृत स्वर होता है, इसमें मुख जो होता है वो कम खुलता है। सीधे से आप थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट समझ लीजिए। संवृत स्वर में जो मुख होता है वह कम खुलता है। ठीक है, और जो विव्रत स्वर होता है इसमें आपका मुख पूरा खुलता है। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। विव्रत स्वर में मुख पूरा खुलता है और संवृत स्वर में मुख कम खुलता है। तो संवृत स्वर के जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो क्या होंगे? देखिए जो संवृत स्वर के एग्जाम्पल्स हैं वो बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, और आपका बड़ा ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। ये आपके संवृत स्वर हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लेता है कि विव्रत स्वर के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, तो देखिए विव्रत स्वर के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपका है क्या? ए, ठीक, और बड़ा आ, और भी होते हैं, और होता है आओ। तो ये आपके हो गए इस तरह से विव्रत स्वर। अब आपसे डेफिनेशन इसने पूछ लिया है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम बोलते हैं संवृत स्वर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर देखते हैं। विव्रत स्वर का उदाहरण है। अब आपको ये बताना है कि विव्रत स्वर का उदाहरण क्या है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। बड़े ई, बड़ा ऊ, आओ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया है पिछले प्रश्न पर कि विव्रत स्वर के क्या होता है और विव्रत स्वर जो है उसका उदाहरण क्या है। तो फिर से बता देता हूँ। विव्रत स्वर जो है इसमें मुख पूरा खुलता है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि विव्रत स्वर जो है इसमें मुख पूरा खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उसे हम विव्रत स्वर कहते हैं। जैसे ए, ठीक है, आ और आओ। तो ये आपके हो गए विव्रत स्वर। तो अब इसमें देख लेते हैं कि आप ऑप्शन से पता चल जाएगा कौन सा है विव्रत स्वर। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है, बिल्कुल इसका सही उत्तर सी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल ना होकर अन्य आकार में खुले उन्हें हम कहते हैं वृत्ताकार स्वर, आवृत्ताकार स्वर, व्यंजन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, पहली बात तो वृत्ताकार स्वर और दूसरा आवृत्ताकार स्वर, फिर व्यंजन। इन सभी के पहले तो आपको डेफिनेशन मालूम होना चाहिए बहुत अच्छे से। देखिए, व्यंजन जो होता है मैंने आपको बताया, स्वरों की सहायता से जो बोले जाने वाले वर्ण होते हैं वह हमारे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अब आवृत्ताकार स्वर क्या होता है। देखिए, जो आपका आवृत्ताकार स्वर होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल ना होकर अन्य आकार में खुले उन्हें हम आवृत्ताकार स्वर कहते हैं। समझ में आया। वृत्ताकार स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठों का आधार गोल हो जाता है उन्हें हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। और वृत्ताकार स्वर के जो एग्जाम्पल हैं वो है आपका ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, और भी होते हैं। तो इसमें आपका जो प्रश्न पूछ रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल ना होकर अन्य आकार में खुले तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें ही हम कहेंगे आवृत्ताकार स्वर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारे ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके सेटिंग में जा करके ऑल कर दें। सभी वीडियोस आपको इस तरह से प्राप्त होते रहेंगे और ये सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर देखते हैं। ह्रस्व स्वर का उदाहरण है। ऑप्शन देख लीजिए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ह्रस्व स्वर, पहली बात तो उच्चारण समय के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं वह होते हैं आपके दो। ठीक है, पहला आपका ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ठीक है, तीसरा आपका प्लुत स्वर भी होता है, तीन होते हैं। ठीक है, तो देखिए ह्रस्व स्वर क्या क्या होता है, पहले हम आपको थोड़ा सा ये भी बता देते हैं। जो आपका ह्रस्व स्वर है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात सबसे कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। फिर से एक बार डेफिनेशन सुन लीजिए और इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात सबसे कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। उदाहरण देखिए ह्रस्व स्वर के कौन कौन से हो जाते हैं। आपका उदाहरण हो जाएगा आ, ठीक है, ई, ऊ, यही है आपके ह्रस्व स्वर। तो इसका जो उदाहरण आपसे पूछ रहा है, ह्रस्व स्वर का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, छोटा ऊ। ये चीज आपको समझ में आई। अब थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं, बी और सी में क्या होगा। देखिए, जो बड़ा ऊ है और औ है, ये दोनों कौन से स्वर हो सकते हैं। तो देखिए, जो आपका बड़ा ऊ है और औ है, ये क्या है। देखिए, ये दोनों ही आपके हैं दीर्घ स्वर। कौन से हैं, दीर्घ स्वर। जो आपके ऑप्शन नंबर बी और सी हैं, ये हैं आपके दीर्घ स्वर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात सबसे कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात सबसे कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात, ठीक है, अर्थात सबसे कम समय लगता है उन्हीं को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और देख लेते हैं कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का या एक मात्रा से अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। समझ में आया। अब देखते हैं प्लुत स्वर क्या होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से भी अधिक समय लगे उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ये आपका ओम ऐसे लिखा जाता है। अब इसको अगर हम प्लुत स्वर में ओम को ओ को जो है दीर्घ स्वर से अधिक खींचने पर इसको कैसे लिखा जाता है, ओम।
हो, उ, मा, हलंत लगा देंगे तो ये आपका जो हो जाएगा ये होगा आपका प्लुत स्वर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर देखते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? तो इसका देख लीजिए ऑप्शन, स्वर, व्यंजन, स्वर व व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए जो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं उन्हीं को हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्वर तो आप जानते ही हैं, स्वर क्या होते हैं? स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। व्यंजन में क्या होता है? स्वरों की आवश्यकता से जो बोले जाते हैं वो व्यंजन होते हैं, और जिनमें आवश्यकता नहीं होती है वह आपके स्वर होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर देखते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? ये प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुपर टेट से संबंधित ये सीरीज है। इस सभी प्रश्नों को आपको करना है, बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिए। जो बच्चों ने अभी यूपी टेट 2019 का पास कर लिया है उन सभी के लिए ये जानकारी मैं दे देता हूँ कि हिंदी से आप बच नहीं पाएंगे। जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम से संबंधित हैं सभी बच्चों को हिंदी अनिवार्य है। यह तो आपको मालूम ही होगा कि हिंदी ऑप्शनल नहीं है सुपर टेट में, हिंदी बिल्कुल कंपलसरी है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और कुछ भी कठिन नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम चाहते हैं एक सरकारी सीट प्राप्त करना तो हमें सभी प्रश्नों को हल करना भी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 69,000 भर्ती में कितनी मेरिट गई है। जनरल की 97 और अदर्स की कितनी है? 90 गई है। आप ये समझ सकते हैं 65% और 60%। तो ये भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले समय में क्या पता कि जनरल की मेरिट 70 हो जाए और अदर्स की 65 हो जाए। तो इसमें आप बिल्कुल कोताही मत करिए और सभी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर आप एक एक नंबर आपका जो है मेरिट बनाता है। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। परंपरागत रूप से जो व्यंजनों की संख्या होती है वो क्या होती है? ऑप्शन देखते हैं, 31, 32, 33, 34। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो टोटल वर्ण होते हैं, जो टोटल वर्ण है आपके वो होते हैं 52, और स्वर कितने होते हैं? 11। तो इसमें देखिए अब इसको घटा दें, कितना होगा? व्यंजन आपके हो जाएंगे 33। कितने हो जाएंगे? 33। ठीक है, 33 और 11 को जोड़ दें। ठीक है, इज इट क्लियर? और भी इसमें कई वर्ण होते हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 52 आपके हो जाएंगे टोटल वर्ण, 11 हो गए स्वर और 33 हो गए व्यंजन जो परंपरागत रूप से माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। नमस्कार।